आपदा का तीसरा दिन। राहत और बचाव कार्य में कुछ तेजी नजर आई। फिलहाल जो दिख रहा है वह सेना और बचाव दलों का ही काम है। प्रशासन लापता है। प्रशासन का ऐसे मामलों में सबसे प्रमुख काम होता है लापता लोगों की लिस्ट बनाना, लेकिन 3 दिन बाद भी ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन की लिस्ट अब तक 8 स्थानीय लोगों और 2 नेपाली मजदूरों के साथ 9 आर्मी जवानों पर ही टिकी हुई है। सवाल यह है कि जब लिस्ट ही आपके पास नहीं है तो आप उस मलबे में ढूंढ किसे रहे हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपदा के तीसरे दिन की घटनाओं को सिलसिलेवार समेटें। इसके अलावा राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र पर भी एक नजर डालेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। जैसे कि मैंने कहा था, हम तीसरे दिन की घटनाओं को सिलसिलेवार समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास भी ज्यादातर वही सूचनाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी गई हैं या दी जा रही हैं। पिछली सरकारों में ऐसे मौकों पर पत्रकारों को मौके पर भेजने की व्यवस्था की जाती थी। केदारनाथ आपदा और उससे पहले उत्तरकाशी के भूकंप में हमने देखा कि पत्रकारों को हेलीकॉप्टर के जरिए मौके पर भेजा गया था। वैसे सुना है कि इस बार भी कुछ पत्रकारों को हेलीकॉप्टर की सुविधा देकर धराली में उतारा गया है, लेकिन वे कौन पत्रकार होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं। वहां जाकर भी वे सच्चाई ढूंढने के बजाय सरकारी प्रेस नोट और सरकारी बाइट का ही इंतजार करेंगे, ये तय है। हमने देखा कि पहले दिन तो किसी के पास कुछ कहने या करने के लिए था ही नहीं। दूसरा दिन मुख्यमंत्री के दौरे के नाम रहा। आज तीसरे दिन धराली से ऊपर गंगोत्री की तरफ अलग अलग जगहों में फंसे 205 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए मातली हेलीपैड लाए जाने का दावा किया गया है। 100 लोगों को उत्तरकाशी और 35 को चिनूक हेलीकॉप्टर से देहरादून जौलीग्रांट सुरक्षित भेजने की बात भी कही गई है। यानी कुल 135 लोगों को रेस्क्यू कर उनके घरों तक भेज दिया गया है या रवाना कर दिया गया है। अन्य लोगों को हरसिल में सुरक्षित स्थान पर रखकर आगे की यात्रा पर भेजने की तैयारी की जा रही है, ऐसा कहा गया है। इस आपदा में भटवाड़ी से धराली तक का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भटवाड़ी में कई जगहों पर सड़कों के बड़े बड़े पैच वॉश आउट हो गए थे, जहां सड़कें ठीक कर दी गई हैं और उत्तरकाशी की तरफ से जाने वाली गाड़ियां अब गंगनानी तक पहुंच सकती हैं। लेकिन गंगनानी में पुल बह गया है, वहां से आगे बढ़ना अब भी चुनौती बना हुआ है, असंभव है। हम कह सकते हैं कि सेना अपने काम पर लगी हुई है, सड़कें बनाने में भी और जगह जगह फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में भी। लेकिन सवाल ये कि सरकार और उसका प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि लापता लोगों की जानकारी इकट्ठा करें, उनकी लिस्ट बनाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? सड़कें बंद होने के कारण अभी तक जरूरी मशीनें भी धराली नहीं पहुंच पाई हैं। मशीनों से मलबा हटाकर ही अब लोगों को तलाश किया जा सकता है। जब पोकलैंड मशीन मौके पर न पहुंच पाने की खबर अखबार में छपी तो देखिए ये मजाक किया गया। क्या ये फोटो लोगों की मूर्खता नापने के लिए जारी किया गया? अफसोस देखिए कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे पोकलैंड मशीन धराली में उतारने के कैप्शन के साथ शेयर किया है। धराली प्राइमरी स्कूल के अध्यापक सुशील किशोर नोटियाल से मैंने फोन पर बात की। वे आपदा से सिर्फ 2 मिनट पहले ही धराली बाजार से निकले थे। सुशील किशोर के अनुसार उन्हें अपने पिता के वार्षिक श्राद्ध के लिए अपने गांव आना था। उनका गांव धराली से करीब 80 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास है। फिलहाल उनका भी धराली के लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहां सिग्नल नहीं है और लाइट भी नहीं है। सुशील किशोर ने बताया कि घटना के कुछ मिनट पहले जब वे धराली से चल रहे थे तो निर्विरोध चुने गए ग्राम प्रधान अजय नेगी कुछ युवकों के साथ एक बैठक कर रहे थे, शायद खाना भी खा रहे थे। अजय नेगी और उनके साथियों के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है, वे गांव की तरफ भागने में सफल हो पाए थे या नहीं। कनेक्टिविटी न होने के कारण ये सब वहां पता नहीं चल पा रहा है। सुशील किशोर के अनुसार हरसिल बाजार में रहने वाले ज्यादातर लोग उस समय ऊपर जो बाजार से ऊपर गांव में गए हुए थे। गांव में हार दूधा नाम का एक परंपरागत मेला लगा हुआ था।
यदि मेला नहीं लगा होता तो सुशील किशोर के अनुसार हताहत होने वाले स्थानीय लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। मुखबा निवासी गंगोत्री के पुरोहित और उत्तराखंड के लोक गायक रजनीकांत लाल ने लापता लोगों की एक सूची जारी की है। इस सूची में 61 लोगों के नाम हैं, वे कर्नाटक और मुंबई के हैं। उनका कहना है कि ये लिस्ट मुंबई की एक डॉक्टर ने उन्हें भेजी है। इसके अलावा पुणे के एक स्कूल के 19 बच्चों के लापता होने की भी खबर थी। मेरे व्हाट्सएप पर एक संदेश आया है जिसमें काशीनाथ विट्ठल और उनकी पत्नी चंद्रप्रभा विट्ठल से संपर्क न होने की बात कही गई है। ऐसे ही कई दूसरे संदेश भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं। रजनीकांत सेमवाल ने मुझे बताया कि इतनी बड़ी संख्या में जो लापता लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि घटना के वक्त वे धराली में रहे हों। धराली से आगे गंगोत्री तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में हो सकता है वे वहां फंसे हों, लेकिन सिग्नल न होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। वे कहते हैं कि कम से कम प्रशासन को इतनी व्यवस्था तो जरूर करनी चाहिए कि जब तक गंगोत्री और आसपास के क्षेत्र में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना संभव नहीं हो पा रहा है, तब तक उनकी कम से कम एक बार उनके परिवारों से सैटेलाइट फोन के जरिए से बात करवाई जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस आपदा के बाद भारतीय सेना बेशक पूरी तरह से सजग और सक्रिय है, लेकिन सरकार और उसका प्रशासन अब भी सोया हुआ है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। अब जरा सरकार के आपदा प्रबंधन की बात करते हैं। उत्तराखंड देश का इकलौता राज्य है जहां आपदा प्रबंधन का बाकायदा मंत्रालय है। इसका गठन 213 में केदारनाथ आपदा के बाद किया गया था। इसके अलावा राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। हर जिले में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन केंद्र हैं, जिनमें एक जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी और कुछ कर्मचारी होते हैं। इसके साथ ही आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र भी है देहरादून में। इन सभी ने पिछले 12-13 सालों में आपदा से निपटने के लिए केवल बातें ही की हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। यदि इनके दावे सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि उत्तराखंड में प्रलय भी आ जाए तो भी इनके पास मौजूद अत्याधुनिक साजो सामान एक एक व्यक्ति को बचा लेगा। जरा सुनिए क्या क्या होने का दावा किया जाता है। नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सिस्टम, नेशनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है साहब, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और न जाने क्या क्या सिस्टम। लेकिन हुआ क्या? न तो आपदा पूर्व की तैयारियां कहीं दिखी, न आपदा के दौरान कोई दिखा और न आपदा के बाद के अभियान में कुछ नजर आ रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार से राहत अभियान के मुद्दे पर सवाल किए हैं, सुनिए। अब मुझे बताइए कि इन सब चीजों के होने के बावजूद ना हम रोड से पहुंच पा रहे तराली, ना लोग इतने सक्षम हैं कि वो हेलीकॉप्टर से उड़ पाए। एक टाइम पे 4 आदमी उड़ रहा है हेलीकॉप्टर से वहां रेस्क्यू के लिए। दिन भर में आप 100 ही तो पहुंचा पाओगे, कितनी उड़ान भरोगे? तो दिन भर में अगर आपने 100 पहुंचा दिए, वो हजारों लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं क्या? वहां पर उल्टा होना चाहिए था इस आंकड़े को कि 1000 आदमी होना चाहिए थे 100 आदमी के रेस्क्यू के लिए। यदि आपदा पूर्व की तैयारियां सच में धरातल पर उतारी जाएं तो आपदा में जान माल का नुकसान होने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई खतरनाक जगहों से हटाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसा दिया जाएगा। आपदा के बाद की क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए, उसकी तैयारियां क्या की थी सरकार ने, आपदा प्रबंधन मंत्रालय, अपना आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, ये भी धराली में पता चल गया। सड़कें टूट जाने से जरूरी साजो सामान और सेना के जवानों को धराली पहुंचाना कठिन हो रहा है। कुछ हेलीकॉप्टर हैं जो 3 या 4 सीटर हैं, उनमें कितनी संख्या में आर्मी के जवानों को मौके पर पहुंचाया जा सकता है, धराली पहुंचाया जा सकता है, हम अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि आपदा के बाद जो बचाव और राहत कार्य होना चाहिए वह भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। धराली में तो सड़कें टूट गई इसलिए नहीं पहुंच पाए। पौड़ी के बुरासी गांव में क्या हुआ? कल वहां एक मकान ढह गया, 2 बहनें दब गई, प्रशासन को सूचना दी गई लेकिन कोई बचाव दल नहीं पहुंचा, जैसे कि खबर छपी हुई है। लोगों ने किसी तरह 5 घंटे बाद दोनों बहनों के शव निकाले।
लेकिन आज मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए। क्या फायदा उनके इस दौरे का जब इंसान की जिंदगी ही उनकी व्यवस्था नहीं बचा पाई। कल मैंने बीजेपी नैनीताल सांसद अजय भट्ट के एक विवादास्पद बयान की बात कही थी, जिसमें उन्होंने आपदा को विकास के लिए थोड़ी सी परेशानी बताया था। शाम को उन्होंने एक खंडन जारी किया और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा था और क्या सफाई दी, जरा सुन लीजिए। ऐसा है कि विकास जब चलता है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। एबीपी न्यूज द्वारा एक भ्रामक खबर चलाई जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा धराली जैसी भीषण आपदा को आम घटना बताया गया है, जो कि सरासर निराधार और पूर्णतः असत्य है। धराली की आपदा में जहां एक ओर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी और हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग सरकारी तंत्र लगे हुए हैं और हमारा राज्य इस गंभीर आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में इस भ्रामक खबर को देखकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरे द्वारा एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। वैसे मेरी सलाह है कि हम लोगों को कुछ चंदा इकट्ठा करके अजय भट्ट जी के लिए एक टेलीप्रॉम्प्टर खरीदना चाहिए, ताकि वे सामने कैमरे पर देखकर खंडन पढ़ सके। पता नहीं कितनी बार ऐसे पढ़ना पड़ेगा, नीचे कागज पर देखकर उनको न पढ़ना पड़े, जैसा कि इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले एक अपील, एक अनुरोध। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, आपको पता ही है। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मेरा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी मैंने दे दी है। मजाक तक आईडी वाले एक साथी ने आर्थिक सहयोग भेजा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। शायद कोई ब्लॉगर साथी हैं। बात बोलेगी जैसे साधनहीन चैनल के लिए उनका यह सहयोग परस्पर सहयोग की मित्रता की एक मिसाल है। फिर से आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।